कल एक क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा था कम्युनिटी में, जिसमें से कई सारे लोगों ने उसका आंसर दिए थे। और वो क्वेश्चन, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि आखिर क्या वो रीज़न है कि जो नेपाल के जो बैट्समैन हैं वो एक अच्छी शुरुआत को, एक अच्छे स्टार्ट को कहीं ना कहीं बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे हैं। और उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि अब तक 26 ODIs में से सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि कोई भी बैट्समैन नेपाल की तरफ से जिन्होंने 90 को टच किया हो या फिर उस मार्क को क्रॉस किया हो, इंडिविजुअल स्कोर में मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर आप देखें, हम आपको एक और स्टैट्स बताएं तो इस प्रैक्टिस मैच को मिलाकर जो एमएलसी के खिलाफ हुआ और जो 4 मैच यूएसए के खिलाफ हुए, ये 5 मैच मिलाकर कम से कम 14 से 15 बैट्समैन जो है जिन्हें एक अच्छा स्टार्ट जरूर मिला, लेकिन वो 70s तक भी पहुंचने में नाकामयाब रहे उसको बड़े इनिंग में कन्वर्ट करने, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे क्रूशियल मैचेस रहे हैं जहां पर टीम को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो शुरुआत बैट्समैन दिलाते हैं उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा टीम ने लगातार कुछ मैचों से भुगता जरूर है। आपके आंसर्स क्या थे, लोगों ने क्या इस पर राय रखी है, आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले शुरू करें तो अनुराग दहल सर ने ये कहा है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड रॉन्ग शॉट सिलेक्शन। जी हाँ, उन्होंने यही कहा है कि एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है और शॉट सिलेक्शन जो प्लेयर्स के होते हैं वो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं इस चीज़ के कि हम लॉन्ग इनिंग बैट्समैन जो है वो खेल नहीं पाते हैं। वहीं पर धुल बकेसी सर ने कैन को, जी हाँ, डायरेक्ट कैन को एक आड़ो हाथ लिया कि कैन इसका जिम्मेदार है कि जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसी के बाद भूपेंद्र पोखरेल सर ने, जी हाँ, उन्होंने भी कहा है कि लैक ऑफ कोचिंग, उन्होंने ये कहा है। और कोचिंग पर उन्होंने इस पर जिम्मेदारी दी है कि कोचिंग की वजह से टीम जो है वो सीख नहीं पाती है, लर्न नहीं कर पाती है डिफरेंट कंडीशन में कैसे बैटिंग करनी है। वहीं पर ढाकल दिवेंद्र सर ने ये कहा है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। जी हाँ, कुछ अनुराग दहल सर की तरह उन्होंने कहा है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस ना होना टीम में ये भारी पड़ रहा है नेपाल की टीम। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं आंसर्स हैं, और भी आंसर्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रही है। उसके बाद पवन कटेल भाई ने कहा है कि लैक ऑफ 50 ओवर क्रिकेट। 50 ओवर क्रिकेट बहुत कम होता है डोमेस्टिक में, और ओवरऑल तो इसीलिए ये रीज़न है कि अच्छी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाती टीम। उसके बाद गणेश भट्टाचार्य की मैं बात करूँ, लैक ऑफ डोमेस्टिक प्रैक्टिस। डोमेस्टिक प्रैक्टिस जो है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है वो कहीं ना कहीं कम है उनके हिसाब से। उसके बाद सुनील सापकोटा, इन्होंने कहा है कि बिकॉज दे थिंक दैट रन इज एनफ फॉर हिम, यानी उन प्लेयर्स को लगता है कि शायद जितने रन मारे हैं उतने उनके लिए काफ़ी है या टीम के लिए काफ़ी है, ये उनका कहना है। उसके बाद द टाइमसन्स इफेक्ट, इन्होंने कहा है दे डोंट नो हाउ टू प्ले वनडे एंड लॉन्गर फॉर्मेट। उन्हें पता ही नहीं है कि लॉन्गर फॉर्मेट या फिर 50 ओवर गेम को किस तरह से खेला जाता है। यह आंसर थोड़ा सा इफेक्टिव जरूर है। खैर, आंसर सबके अपने अपने अलग अलग राय है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ बात है। संपत लामी चाने, इन्होंने कहा कि नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट, वेयर इज बैटिंग कोच। उन्होंने कहा कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, बैटिंग कोच आके कहाँ है, टीम में मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं धनीराम गुप्ता, जी हाँ, इन्होंने कहा है लैक ऑफ पेशेंस इन बैटर एंड मोर देन दिस इज नेपाली बैटर मस्ट विजिट टेस्ट कंट्री क्लब और कोचिंग सेंटर्स फॉर देयर बैटिंग इंप्रूवमेंट, एडिंग इन कोचिंग स्टाफ। इनका क्लियरली कहना है कि लैक ऑफ पेशेंस जो है वो बैट्समैन में जरूर है, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करना चाहिए बाहर की कंट्रीज में, वहाँ के क्लब्स के खिलाफ। ये अच्छी बात इन्होंने लिखी कि कोचिंग सेंटर और क्लब्स के खिलाफ करना चाहिए, जो डेलीब्रेट लगाता है। ये कैसा रहता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ ही खेलना है। खैर, इनकी इस आंसर में कहने के दम है कोचिंग स्टाफ में थोड़ी बहुत चेंजेस की यहाँ पर जरूरत है, बैटिंग कोच के लिए भी इन्होंने जोर जरूर दिया है। और भी बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स है, वीडियो बने रही है। उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा आंसर कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव बैठता है कई सारी चीज़ों को देखते हुए। बिल्कुल, और उसके बाद केशव शर्मा सर ने ये कहा है कि बिकॉज लैक ऑफ कोचिंग एंड नो एक्सपीरियंस इन ओडीआई क्रिकेट एंड प्रॉपर बेस्ट प्लेयर शुड नॉट बी इन द नेशनल टीम। मतलब यही कहना है, एक्सपीरियंस नहीं है, और जो टीम में एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मर जो प्लेयर हैं वो टीम में मौजूद नहीं है। कुछ नाम भी इन्होंने लिए हैं, भीम शार्की, ज्ञानेंद्र मल्ला, शरद जयस्वाल, इनका भी इन्होंने नाम लिया है। जी हाँ, तो ये इनका आंसर है और इसकी हम पूरी रेस्पेक्ट करते हैं। वहीं पर निर्मल सर ने ये कहा है बिकॉज दे प्ले फॉर द टीम नॉट फॉर पर्सनल रिकॉर्ड, दे वांटेड टीम टू सेटल डाउन। इस तरीके से उन्होंने ये कहा है। जी हाँ, तो उनका कहने का क्लियर मतलब है कि वो अपने लिए नहीं खेलते हैं, अपनी टीम के लिए खेलते हैं ताकि टीम एक सेटल डाउन हो। खैर, इस पे जरूर आएंगे लास्ट में आंसर्स को लेकर। बिल्कुल, और उसके बाद प्रणय घिमरे सर ने ये कहा है कि ऑल आर यंग एंड आफ्टर गेटिंग स्टार्ट दे थिंक दे हैव डन देयर जॉब एंड थ्रू देयर विकेट। मतलब यही है कि यंग है और ये यही सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर है। इससे काफ़ी प्लेयर गुजरते हैं, हर प्लेयर जब भी आता है वो इससे गुजरता है। यंग होता है तो यही समझता है कि बहुत कुछ कर लिया, 50 मार दिए, 60 कर दिया, बस दे दो टीम, विकेट दे दो, खत्म। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा कहा है आपने प्रणय सर कि ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर संदेश रिजल सर ने कहा है कि पुअर कोचिंग,
पबुडू सर इज़ द मेन रीज़न। जी हाँ, तो उन्होंने डायरेक्टली एक नेम लेकर, जी हाँ, नेम लेकर ब्लेम किया है। खैर ये उनकी राय है बहुत, तो उन्होंने सीधा कोच पे ब्लेम किया है। वहीं पर पवन कटेल सर ने लैक ऑफ 50 ओवर क्रिकेट को सीधा यहाँ पर कहा है ये 50 ओवर क्रिकेट है वो लैकिंग है, इसलिए हम ये स्कोर्स प्लेयर्स नहीं कर पाते। बिल्कुल, उसके बाद आगे आंसर्स आपको बताते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आंसर्स पे पहुंचेंगे आखिर की किस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इन आंसर्स में लगी है। रोशन बीके इन्होंने कहा है मे बी लैक ऑफ ओडीआई एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो नॉट हैविंग बैटिंग कोच। यानी कहा कि ओडीआई का एक्सपीरियंस बहुत कम है और अगर दूसरी तरफ देखें तो बैटिंग कोच कहीं ना कहीं टीम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये रीज़न एक हो सकता है कि इनिंग को बिल्डअप करने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद इनका संदेश गेमिंग, इन्होंने इनका जो आंसर्स है वो इस क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ले लेते हैं इनका नाम भी कि नेशनल क्रिकेटर्स जो है ये टीम के अंडर 19 के वो फिलहाल शिखर धवन से मिले थे। ये इनका खैर इसमें कमेंट था। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनएस लुंके, जी हाँ, इनका आंसर था लैक ऑफ स्पेशलिस्ट कोचेस, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच। ये इन तीनों को, यानी उन्होंने कहा कि 3 अलग अलग सेक्शन में प्रॉपर कोचिंग सिस्टम ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच इस क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग की बात हो रही है, तो बैटिंग कोच के आंसर्स को हम आपके ले लेते हैं। उसके बाद दिलीप अली, इन्होंने कहा है वी डोंट प्ले 3 days and 4 days टेस्ट क्रिकेट, इट्स मेन रीज़न। यानी क्लियर कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहीं ना कहीं हम नहीं खेलते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है कि लंबे फॉर्मेट की तरफ, लंबे इनिंग कहीं ना कहीं टीम बिल्डअप करने में नाकामयाब होती है। उसके बाद सुरेश गहत राज, इन्होंने कहा है लैक ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर दैट गाइड्स प्लेयर हाउ टू बिल्ड देयर इनिंग्स इन लॉन्गर वर्जन। इनके आंसर्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दमखम जरूर है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का लैक है, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट सिखाता है प्लेयर्स को कि किस तरह से इनिंग को आप बड़ी इनिंग में तब्दील कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पर हम कह सकते हैं। एंड उसके बाद अगले आंसर्स को भी पढ़े, बहुत ही जल्द आंसर्स पढ़ने के बाद फिर इसके फैक्ट में घुसने की कोशिश करेंगे कि आंसर्स में आखिर किन के बहुत ज़्यादा दमखम नजर आया। बिल्कुल, और उसके बाद बात करें तो रोमैक्स कोई है, रोमैक्स सर जी, उन्होंने कहा है कि नॉट ट्राइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पेशेंस इज अ बिग प्रॉब्लम इन नेपाल्स बैटिंग। तो पेशेंस की बहुत अच्छी बात कही कि हाँ पेशेंस नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई नहीं चाह रहा है, ये भी एक अच्छी बात है कि अपने ऊपर, जैसे कि हम कहते भी हैं कि 50 ओवर खेलिए तो विकेट ज़्यादा ना गिरे, 4-5 विकेट 6 विकेट गिरे, तो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और वो तभी आएगी जब एक एक करके हर कोई कहेगा मुझे ये खेलना है, मुझे ये खेलना है, तो बहुत अच्छा आंसर है ये। उसके बाद विज्ञान सर उन्होंने कहा है कि आई थिंक आवर बैटर्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड टू फॉरेन कंडीशन, we can see quite decent performance on home soil but in overseas is just very low as expected। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि जब होम सॉइल में होते हैं तब हमने भी देखा है खुद किस तरीके से परफॉर्म होता है, लेकिन जब फॉरेन या ओवरसीज का टूर आता है तो हम देखते हैं कि कैसे नेपाल की जो बैटिंग है वो हॉरेबली कोलैप्स कर जाती है। तो ये बहुत सही, विज्ञान सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वही कुछ अलग है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद खगेंद्र कमल सर ने, जी हाँ, हमल सर ने, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अनसूटेबल मैनेजमेंट टीम कैन को उन्होंने कहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर कोचेस लाइक बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच एंड मैनी अदर्स, फील्डिंग कोच, आपने जिस तरीके से कहा था कुछ देर पहले। और उन्होंने कहा कि अनदर मेन रीजन यानी अनएक्सपीरियंस कैप्टन। तो ये एक चीज़ उन्होंने कही है कि, लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि अनदर कैप्टन कहाँ बैट्समैन को करेगा कि आप ऐसा करिए। अब कैप्टन नहीं बता सकता कि आपको कैसे खेलना है, वो प्लेयर के, वो बैट्समैन के इंडिविजुअल पर है कि वो कैसे खेले। बिल्कुल सही कहा, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले रोमैक्स सर ने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं इस तरीके से, तो कैप्टन का यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आता। फील्डिंग के वक्त एग्जीक्यूशन, टीम प्लेइंग 11 के वक्त एग्जीक्यूशन समझ में आ सकता है, पर फुल रेस्पेक्ट है सर, ये आपकी ओपिनियन है। वहीं पर लास्ट प्रवेश थापा सर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इट्स सिंपल, नो वनडे स्ट्रक्चर इन द कंट्री, नो कॉम्पिटिटिव 50-50 ओवर गेम और क्वालिटी टूर्नामेंट्स, लैक ऑफ लॉन्ग फॉर्मेट टूर्नामेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सनली आई थिंक लैक ऑफ सीरियसनेस फॉर द गेम। तो यहाँ पर 50 ओवर गेम का ना होना, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का ना होना, लैक ऑफ सीरियसनेस यानी सीरियस ही नहीं है टीम के जो बैट्समैन हैं, वो भारी पड़ता है टीम के परफॉर्मेंस पे।
बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारे आंसर्स जो प्रेजेंट किए थे आपने क्वेश्चंस के लिहाज से, तो इन सब में कौन से वो आंसर्स हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन अब पहली बार देखा तो इसका आंसर ज़रूर दीजिए कि आखिर क्या वो रीज़न है कि एक अच्छी बिल्डअप इनिंग जब मिल जाती है टीम को, प्लेयर्स को, उसके बाद उसे एक बड़े इनिंग में कन्वर्ट करते हुए टीम क्यों नहीं नजर आती है। यानी यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स हमने देखे सुने, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, बिल्कुल सही है। और उन रायों में ही बहुत सारी लगभग सारी रायों में भी, एक आध को छोड़ के लगभग सारी रायों में बहुत सच्चाई भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपका जैसे हम लगातार कहते रहते हैं कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको 50 ओवर गेम ज़्यादा खेलने चाहिए, आपको टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। और किसी ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स नहीं लेते, उन्हें लगता है कि हमने इतने रन मार लिए बहुत हो गया, 40-50 रन मार लिए, 30-40 रन मार लिए बस हो गया, हमारा काम निपट गया, अब बाकी 9 प्लेयर देख ले। ये सारी चीज़ें, ये सारी मेंटेलिटी भी, सब आंसर्स अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और रेस्पेक्ट लगातार आपकी ओपिनियन करता रहता है, लेकिन डिस्कशन होनी लगातार जरूरी है। यानी इन सारे आंसर्स में से मैं आपसे सिर्फ 2 पॉइंट पूछना चाहूंगा, फिर मैं 2 अपने बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं इसमें से, लेकिन 2 आपके हिसाब से मोस्ट इफेक्टिव रीजन जिनकी वजह से इन 20s और 30s को एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करने में लगातार टीम फेलियर हो रही है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अभी भी एक सेंचुरी का इंतजार है। बात सिर्फ सेंचुरी की नहीं है, बात है आप बड़ी इनिंग बिल्डअप करने की। बिल्कुल, देखिए पहला रीजन तो ऑब्वियसली यहाँ पे डोमेस्टिक होगा, ऑब्वियसली डोमेस्टिक होगा। बिना डोमेस्टिक के आप क्रिकेट आगे परस्यू नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना है तो डोमेस्टिक आपको आउटस्टैंडिंग करना होगा, बहुत जबरदस्त करना होगा। बिल्कुल 50 ओवर या फिर 4 डे 5 डे क्रिकेट डेज की हम बात कर रहे हैं, वो क्रिकेट भी करना होगा, लेकिन एसोसिएट के लिए वो मुश्किल है। तो 50 ओवर क्रिकेट में आप ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो तो मस्ट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट यही है कि जो प्लेयर्स हैं उन्हें उस मैचेस की, अगर आप जहाँ पे जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस प्रोवाइड कराए जाए, उस जहाँ आप जा रहे हैं उस दौरे से पहले उस कंडीशन की तरह उनको तैयारी कराई जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी एक वो है कि कंडीशन के हिसाब से उनकी तैयारी होनी चाहिए, ना कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर खेलने किसी फला ओवरसीज जगह पर जा रहे हैं और करा रहे हैं आप टीयू में तैयारी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके खाली हाथ पैर खुलेंगे लेकिन आप उस कंडीशन के हिसाब से तैयारी नहीं कर पाएंगे और फिर आपके बैट्समैन आपको फेल होते हुए नजर आएंगे, जो कि अमूमन हमें ओवरसीज में नेपाल के बैट्समैन दिख रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो इंटरव्यू हुआ था एक इमर्जिंग क्रिकेट के साथ पूर्ण सर का कोच की बात करूँ, उन्होंने वहाँ पर एक लाइन जो कही थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंड आपके सेकंड पॉइंट से बहुत इफेक्टिव रखती है। उन्होंने कहा था कि जितनी ज़्यादा ये टीम बाहर जाकर खेलेगी, जितनी ज़्यादा बाहर जाकर क्रिकेट खेलेगी, बाहर जाकर एक्सपोजर नहीं मिलेगा, अलग अलग कंडीशन में एक्सपोजर मिलेगा इस टीम को, उतना ज़्यादा ये एक्सपीरियंस गेन करेगी और ज़्यादा समझेगी। जैसे कि आपने कहा कि आपको क्रिकेट अलग अलग जगह ज़्यादा क्रिकेट खेलना है और कंडीशंस के हिसाब से क्रिकेट खेलनी है। अगर आप स्कॉटलैंड नहीं, आप ही कंटिन्यू करिएगा। बस मैं कहूँगा कि बेफालतू का नहीं कि आप ज़बरदस्ती आप कहीं और जा रहे हैं तो बस क्रिकेट कराना है, हमें इंगेज रखना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, इंगेज के लिए वो वक्त काफी सही होगा जब आपका काफी टाइम से क्रिकेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके आने वाली कोई सीरीज है तो उससे पहले कहीं ना कहीं क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा होना, बाहर ज़्यादा खेलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा टीम के लिए। ये 2 पॉइंट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हो जाते हैं। मेरी तरफ से मैं यहाँ पर ये आपने जो 2 पॉइंट बताए हैं उसमें से एक पॉइंट तो मेरा भी आ जाता है, वो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है, बेसिक चीज़ है कि अगर आपके डोमेस्टिक में आप 50 ओवर फॉर्मेट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उसको लेकर आप सीरियस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी हाल में आप 50 ओवर गेम में बेहतर हो नहीं सकते, चाहे आप वो टीयू में कराएं चाहे कहीं भी कराएं, जैसी बात आप कहूँगा। लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट को आपको पहली प्रायोरिटी देनी है, T20 और बाकी जितने भी हैं उन सबको पीछे लेकर जाना है, तभी आप कहीं ना कहीं 50 ओवर गेम में इंप्रूव करेंगे। दूसरा पॉइंट जो होगा वो मैं उस चीज़ से सहमत होऊंगा यार, जो 2 लोगों ने मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ पर पॉइंट आउट किया था, वो है कि प्लेयर्स को लगता है कि उन्होंने 25-30 मार दिए, हमारा काम पल्ला झाड़ लिया हमने, ये एनफ हो गया हमारे लिए। ये एक बहुत बड़ा रीजन भी है और ये कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत होगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप डोमेस्टिक नहीं खेलते तो सिर्फ आप ही के अंदर ही है, बिल्कुल नहीं, ऐसे फुल मेंबर टीम के प्लेयर्स में भी है। ऐसे कई नाम आपको गिना सकते हैं जिनके पास आउटस्टैंडिंग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन वो भी इस चीज को लैक करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर बिल्डअप करना होगा और इसमें बहुत बड़ा काम कहीं ना कहीं कोच का आ जाता है। इस चीज को बिल्डअप करने में कोच आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन वही है कि कोच आपको कितना वक्त देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके अंदर रनों की भूख होनी चाहिए, बस यही मैं एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी जगह पे है, जाहिर सी बात है आप ज़्यादा खेलेंगे, लेकिन जो प्लेयर 30-40 पे पहुंच गया है, 35 पे 40 पे पहुंच गया है, उसे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो आउट होके लगातार अपना विकेट खोता जा रहा है?
जब आप डोमेस्टिक के लैग के बिना भी, डोमेस्टिक नहीं हो रहा उसके बिना भी आप 40 टच कर रहे हैं, आप 50 टच कर रहे हैं, आप 30 टच कर रहे हैं, आप 60 टच कर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अचानक से ऐसा क्या होता है कि आप एकदम से कभी कभी 30 पे आउट हो जा रहे हैं, कभी 40 पहुंच के आप दम तोड़ दे रहे हैं। इस चीज़ को मेंटेन करना, ये कहीं ना कहीं आपको खुद अपने अंदर इनर बिल्डअप लाना होगा। बिल्कुल, मुझे अभी कुछ साल पहले की बात याद आती है। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का क्रिकेट चल रहा था, आई थिंक 5 से 6 साल पहले। उसमें माइकल होल्डिंग सर कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आई डोंट नो व्हाई दे थ्रू विकेट्स आफ्टर गेटिंग 30 और 40 रन्स। बिल्कुल, व्हाट्स द रीजन? एंड नासिर हुसैन सर जस्ट सिटिंग बिसाइड हिम, आई एम सॉरी, उन्होंने कहा कि आई थिंक जस्ट मेंटलिटी, दे डोंट हैव मेंटलिटी टू जस्ट स्टक देयर एंड प्ले अ लॉन्ग इनिंग। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा आंसर है। वो ये डोमेस्टिक से रिलेट नहीं करता। बिल्कुल, और वो जो बात सुनी थी हम दोनों साथ थे, और मुझे अचानक याद आई है अभी, एग्जैक्टली अभी याद आई है ये बात। माइकल होल्डिंग सर बैठे थे और नासिर हुसैन सर उनके सामने बगल में बैठकर ये बात बोल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि 30 बिना डोमेस्टिक के भी आप जब 40 टच कर रहे हैं, 45 टच कर रहे हैं, 50 टच कर रहे हैं, तो उसे 90s में ले जाने में क्या दिक्कत हो जा रही है? जब आप 1 रन से 50 तक पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं हो रही, तो 50 से 100 में कहां से दिक्कत आ रही है? ये होता है रनों की भूख को लेकर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। आपको लगता है 30 रन मारना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी T20 क्रिकेट में आप ये देख रहे हैं, T20 में 30 गिना जाता है, 30s मारा, हो गया काम, क्योंकि T20 में 30 गिना जाता है तो आपको लगता है 30 हो गया, अरे हमारा काम निपट गया। ये मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है, ये आपको कहीं ना कहीं बिल्डअप करना होगा, कोच को हेल्प करना होगा और खुद भी आपको करना होगा। आपको ये अंडर 19 अंडर 16 के प्लेयर नहीं रहे या अंडर 14 के प्लेयर नहीं रहे जो अभी एक सपना कहीं ना कहीं देख रहे हैं नेशनल टीम में जाने का। इस जल्दी आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें टीम के साथ जुड़ी हुई है। उम्मीद करेंगे कि इस चीज पे काम जरूर होगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स हमारे हिसाब से लगता है, और जितने भी आंसर आप सबने दिए हैं, बहुतों के आंसर बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। खास करके वो जो 2 आंसर थे वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक अलग तरीके के थे, अच्छा लगा उनका आंसर भी देख के। लेकिन ओवरऑल थैंक यू सो मच। आप जितने लोगों ने भी आंसर्स दिए और जितने लोगों ने नहीं दिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से रीजन क्या हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज, कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने अलग अलग ग्रुप्स में या जहाँ पे भी आप फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सुन सके और समझ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।